अगर किसी चुनाव को समझना है तो हमें भविष्यवाणी से आगे बढ़कर उसके पीछे के तंत्र को, उसकी मशीनरी को समझना होगा। आज हम मिलकर उत्तर प्रदेश की सकलडीहा विधानसभा सीट को देखेंगे। ये एक ऐसी सीट है जहां जीत और हार का फासला तो बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक बदलाव की जो लहरें हैं वो बहुत गहरी हैं। तो ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये शासन और मतदाताओं की उम्मीदों के बीच जो एक नाजुक सा रिश्ता होता है, उसे समझने की एक कोशिश है। तो आज का हमारा सफर 5 पड़ावों में बटा है। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, मतलब लोगों की असल चिंताएं क्या हैं। फिर हम आंकड़ों में छुपे 3 बड़े संकेतों को पकड़ेंगे। इसके बाद हम चुनावी नतीजों के पीछे की ताकतों का विश्लेषण करेंगे, यानी हार जीत का एनाटॉमी। फिर हम देखेंगे कि वक्त के साथ यहां पैटर्न कैसे बदले हैं, और आखिर में इन सारी जानकारियों से एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, उसकी जान तो जमीन की हकीकत में बसती है। तो इससे पहले कि हम नंबरों में उलझें, चलिए सकलडीहा के लोगों के जीवन को, उनकी सच्चाइयों को थोड़ा करीब से जानते हैं। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र नंबर 381। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की एक पूरी तरह से ग्रामीण सीट है। यहाँ की जमीन, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सब कुछ खेती पर निर्भर है, खास तौर पर गन्ना और धान। अब सोचिए, जब फसल का दाम और सिंचाई का पानी ये सब सियासत तय करती है, तो वोटर की सबसे बड़ी चिंताएं भी तो यहीं से निकलेंगी, है ना? अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझिए, क्योंकि चुनावी राजनीति की चाबी अक्सर यहीं छिपी होती है। यहाँ यादव और दूसरे ओबीसी समुदाय काफी प्रभावशाली हैं। उनके साथ साथ करीब करीब 23% अनुसूचित जाति और 11% मुस्लिम मतदाता हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाते हैं जिसे समझे बिना आप यहाँ की सियासत को समझ ही नहीं सकते। तो असल में यहाँ के लोगों को कौन सी बातें परेशान कर रही हैं? खेती का संकट, मतलब कम दाम और ज्यादा लागत, नौजवानों में बेरोजगारी, कमर तोड़ देने वाली महंगाई और सड़कों, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो रोज की सच्चाई है जो तय करती है कि बटन कौन सा दबेगा। और यही हमें सोचना चाहिए। हमारे संविधान का जो मूल सिद्धांत है, हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, जब किसान को फसल का सही दाम नहीं मिलता या युवा को नौकरी नहीं मिलती, तो ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे शासन के वादे पर एक सवाल खड़ा करता है। अच्छा, जमीन की बात हो गई, अब जरा आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं। 2022 के चुनाव नतीजे हमें 3 बहुत साफ संकेत देते हैं जो यहां के राजनीतिक भविष्य की कहानी कहते हैं। पहला सिग्नल और सबसे बड़ा सिग्नल, जीत का मार्जिन बहुत ही कम था। समाजवादी पार्टी को मिले 40.7% वोट और बीजेपी को 32.8%। ये जो 16,661 वोटों का फासला है ना, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। ये एक बहुत नाजुक बढ़त है जो बताती है कि पासा कभी भी पलट सकता है। दूसरा सिग्नल, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो है चैलेंजर यानी बीजेपी का जबरदस्त उभार। आप सोचें, सिर्फ 1 दशक पहले 2012 में बीजेपी का वोट शेयर यहां मुश्किल से 4% था, और 2017 आते आते ये बढ़कर 32% से भी ज्यादा हो गया, और 2022 में भी अपनी पकड़ बनाए रखी। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, इसे कहते हैं राजनीतिक जमीन का खिसकना। और तीसरा सिग्नल, और ये बहुत दिलचस्प है, वो है जिसे हम कहते हैं टर्न आउट सैचुरेशन, मतलब वोटिंग लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सकलडीहा में पिछले कुछ चुनावों से वोटिंग करीब 63% पर स्थिर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब लड़ाई नए वोटरों को घर से निकालने की नहीं है, बल्कि जो वोट दे रहे हैं उन्हीं को अपने पाले में लाने की है। यह एक जीरो सम गेम बन चुका है। तो सवाल यह उठता है कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन सी ताकतें हैं जो इन नतीजों को बना रही हैं? चलिए अब यहां की 2 मुख्य राजनीतिक शक्तियों की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। यहां हमें एक क्लासिक राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी, जिसकी ताकत आप कह सकते हैं जमीन से आती है, गहरी जड़ें, गांव-गांव में नेटवर्क और एक करिश्माई स्थानीय नेता। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसकी ताकत आती है एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव से और एक मजबूत सांगठनिक मशीनरी से। तो ये लड़ाई है जड़ों की बनाम लहर की, स्थानीय मुद्दों की बनाम राष्ट्रीय विमर्श की। बीजेपी को स्थानीय नाराजगी झेलनी पड़ती है, तो सपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बेस से आगे बढ़ने की चुनौती है।
ये लाइन इस पूरी खींचतान का सार है। एक तरफ एक बड़ी राष्ट्रीय कहानी का खिंचाव है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की स्थानीय शिकायतों का दबाव। वोटर इन दोनों के बीच कैसे अपना रास्ता चुनता है, यही किसी भी लोकतंत्र का असली इम्तिहान है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ यहाँ क्या पैटर्न उभरे हैं, क्योंकि इतिहास के ये आंकड़े हमें आज के इस नाजुक संतुलन को समझने में मदद करते हैं। इस टेबल को देखिए, ये कहानी का एक और जरूरी पन्ना खोलती है। सपा का जो वोट बेस है वो लगभग स्थिर रहा है, लेकिन बीजेपी की जो बड़ी छलांग है वो 2012 और 2017 के बीच आई। सवाल है, ये वोट आया कहां से? काफी हद तक ये उन पार्टियों से आया जिनका वोट कम हुआ, जैसे बसपा, जिसका वोट 2012 में करीब 20% था। हालांकि हमारे पास बाद के सालों के लिए बसपा का सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने दूसरे दलों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है। जहां विधानसभा चुनाव में एक तरह की स्थिरता दिखती है, वहीं लोकसभा चुनावों में काफी अस्थिरता है। चंदौली के वोटरों ने 2014 और 2019 में बीजेपी को चुना, लेकिन 2024 में वो सपा की तरफ मुड़ गए। ये हमें उन स्विंग वोटर्स की कहानी बताता है जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। और यकीन मानिए, आने वाले चुनावों का नतीजा इन्हीं के हाथों में है। और ये हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जिस जमाने में हर हाथ में मोबाइल है, उस दौर में ये डिजिटल चौपाल इन स्विंग वोटर्स पर कैसे असर डालता है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये राजनीतिक बहस के नए मैदान हैं, जहां सही गलत हर तरह की जानकारी बिजली की रफ्तार से फैलती है। तो इतना सम विश्लेषण, इसका फायदा क्या? अब हम इस सारे डेटा को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि एक गवर्नेंस मैंडेट हासिल करने के लिए हो। देखिए, एक कामयाब कैंपेन कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया होती है। इसकी शुरुआत होती है चुनाव से 90 दिन पहले, डेटा पर आधारित प्लानिंग से। 60 दिन पहले जमीनी संपर्क अभियान शुरू होता है, घर घर जाकर। 30 दिन पहले कैंपेन को जोर शोर से सड़कों पर उतारा जाता है। आखिरी 15 दिनों में सारी ताकत बूथ लेवल पर झोंक दी जाती है और वोटिंग के दिन सिर्फ एक लक्ष्य होता है, अपने हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और आज के जमाने में ये जमीनी काम बिना डिजिटल स्ट्रैटेजी के अधूरा है। इसका मतलब है अलग अलग समुदायों के लिए छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, जिन्हें कम्युनिटी पॉड्स कहते हैं। छोटी, सच्ची और असरदार वीडियो रील्स बनाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। और सबसे जरूरी, अफवाहों और झूठी खबरों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम का होना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। एक असरदार रणनीति को हमेशा नैतिक भी होना चाहिए। लोगों की निजी जानकारी का सम्मान उतना ही जरूरी है जितना उनके वोट का। भारत के कानूनी ढांचे के तहत गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने की पहली शर्त है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? आज के दौर में चुनाव जीतना किसी एक चीज से नहीं होता। ये 3 धागों को एक साथ बुनने जैसा है। पहला धागा है जमीन की आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयों की गहरी समझ। दूसरा है डेटा की मदद से चलाया गया एक मजबूत जमीनी अभियान। और तीसरा धागा है एक साफ, सच्ची कहानी जो लोगों को उनकी समस्याओं का भरोसेमंद समाधान दे सके। सकलडीहा में जो संतुलन है वो बहुत नाजुक है और ये हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सिर्फ सकलडीहा ही नहीं, बल्कि भारत भर में ऐसी सीटों के लिए क्या लोगों के कल्याण पर, उनकी भलाई पर लगातार ध्यान देना राष्ट्रीय कहानियों और स्थानीय जरूरतों के बीच की खाई को भर सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।